कहानी शुरू होती है राजस्थान के पहले विधानसभा चुनाव से। साल था 1952। सदियों से चले आ रहे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बाद फाइनली देश आजाद हो चुका था। पूरा देश अब लोकतंत्र की हवाओं में सांस ले रहा था। अब बारी थी देश के पहले इलेक्शन की। ये इलेक्शन आसान नहीं रहने वाले थे। इतने बड़े देश में एक साथ वोटिंग कराना, देश के रिमोट इलाकों में घर घर तक इलेक्शन की जानकारी पहुंचाना आसान नहीं था। दोस्तों, राजस्थान में भी 1952 में पहले विधानसभा चुनाव हुए। राजस्थान, जो शायद देश का पहला राज्य था जो डायरेक्ट ब्रिटिश कमीशन के अंडर नहीं आता था। यहाँ की ज्यादातर रियासतों पर राजपूत रूलर्स का शासन था। आजादी के बाद धीरे धीरे सभी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य बना था। ऐसे में राजस्थान के पहले विधानसभा चुनाव दिलचस्प रहने वाले थे। एक तरफ थे आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले नेता, जो कि ज्यादातर कांग्रेस से जुड़े हुए थे। दूसरी तरफ थे रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स, जो इस नए लोकतंत्र में अपनी राह तलाश रहे थे। इस चुनाव में कई दिलचस्प लड़ाइयां देखने को मिली। उनमें से एक लड़ाई सबसे ज्यादा दिलचस्प थी। ये लड़ाई थी कांग्रेस के दिग्गज नेता और मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की लड़ाई लड़ने वाले जय नारायण व्यास और जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह के बीच। हनुवंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। ये लड़ाई एक तरह से लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच की सीधी टक्कर थी। व्यास को उस समय सीएम फेस के रूप में देखा जा रहा था। वे जोधपुर और जालौर, इन दो सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव एक तरफा माना जा रहा था क्योंकि व्यास का कद उस समय राजस्थान में गांधी जी के बराबर माना जाता था। दूसरी तरफ थे राजा रजवाड़े। लोगों ने सोचा अब लोकतंत्र में उन्हें कौन वोट करेगा। लेकिन दोस्तों, इस लड़ाई में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। चुनाव पूरे हुए, फिर बारी आई चुनावी पेटियां खुलने की। पेटियां खुली और सब लोग हैरान रह गए। कांग्रेस का सीएम फेस खुद अपनी दोनों सीटों पर हार गया था। जोधपुर 20 सीट से जीते हनुवंत सिंह और जालौर से जीते माधो सिंह। इस चुनाव में कई राजपूत कैंडिडेट जीते थे और सिर्फ इसी चुनाव में ही नहीं, आने वाले कई चुनावों में भी राजपूत कैंडिडेट जीतते रहे। फिर ऐसा क्यों हुआ कि आजादी के इतने सालों बाद भी अभी तक सिर्फ एक ही राजपूत कम्युनिटी से आने वाला मुख्यमंत्री बना? 1952 के चुनाव के नतीजे घोषित हुए। कांग्रेस 160 में से 82 सीट जीती थी, यानी मेजॉरिटी से 2 सीटें ज्यादा। वहीं दूसरी ओर राम राज्य परिषद 24 सीटें और 35 सीटें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीती। इनमें से एक नाम हनुवंत सिंह का भी था, जिनकी वोटर काउंटिंग यानी कि 26 जनवरी 1952 के दिन प्लेन क्रैश में मौत हो गई। फिर शाम को नतीजे आए तो हनुवंत लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव जीत चुके थे। प्लेन क्रैश नहीं होता तो शायद हनुवंत सूबे के पहले मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। बहरहाल कांग्रेस के टीकाराम पालीवाल पहले मुख्यमंत्री बने। फिर नवंबर में किशनगढ़ सीट से जीत हासिल कर व्यास ने सीएम की गद्दी संभाली और इस तरह सूबे को अपना पहला सीएम मिल चुका था। इतनी सीटें जीतने के बाद भी राजपूत कम्युनिटी को निराश होना पड़ा। अब बारी आई 1957 के चुनावों की। इस बार कांग्रेस 119 सीटों पर पहुंच जाती है। राम राज्य परिषद को 17 सीट मिली। दोस्तों, उस टाइम ज्यादातर रॉयल फैमिलीज और जागीरदार इसी पार्टी से थे। इस पार्टी को स्वामी करपात्री ने 1948 में शुरू किया था। इस चुनाव में राजपूत सीटों में कमी देखने को मिली। मोहनलाल सुखाड़िया को मुख्यमंत्री बनाया गया। अगले चुनाव 1962 में हुए। इस बार कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। उनकी सीटें गिरकर 88 पर आ गईं। बाजी मारी 3 साल पहले बनी राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी ने, जिसने 32 सीटें जीती। ये वही पार्टी थी जिसकी टिकट पर इसी साल गायत्री देवी लोकसभा का चुनाव जीती थी। किशनपोल विधानसभा सीट पर जनसंघ से चुनाव जीते थे भेरू सिंह शेखावत। दोस्तों, इस इलेक्शन में भी कई राजपूत कैंडिडेट जीते, लेकिन अलग अलग पार्टियों से। कोई राम राज्य परिषद से, कोई स्वतंत्र पार्टी से, तो कोई इंडिपेंडेंट। लिहाजा सीएम की कुर्सी उनके पास नहीं आई। इधर कांग्रेस से मोहनलाल सुखाड़िया फिर से सीएम की गद्दी संभालते हैं। 1967 के चुनाव राजपूत कम्युनिटी के लिए नई उम्मीद लेकर आते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस को 89 सीटें मिलती हैं, यानी मेजॉरिटी से सिर्फ 4 सीटें कम। वहीं दूसरी ओर स्वतंत्र पार्टी ने 48 तो जनसंघ को 22 सीटें मिली। लिहाजा दोनों पार्टियों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर अलायंस कर लिया। मामला टक्कर का था। दोनों दल निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में लेने की कोशिशें करने लगे। उस टाइम के गवर्नर डॉक्टर संपूर्णानंद ने सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया। इधर दूसरी पार्टियों ने इसका खुलकर विरोध किया। जयपुर में प्रोटेस्ट हुए। पुलिस की गोलियां चली, जिनमें 9 लोगों को जान गंवानी पड़ी। सूबे में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राजपूत कम्युनिटी के लिए यह चुनाव खास था क्योंकि संयुक्त मोर्चा में राजपूत कम्युनिटी के ज्यादा विधायक थे, जिन्हें लीड कर रहे थे डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह बहादुर। अगर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती तो सूबे को पहला राजपूत सीएम मिल सकता था। तो क्या 1967 में
राजपूत कम्युनिटी को पहला सीएम मिला? जवाब है नहीं, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर थे। राष्ट्रपति शासन हटते ही सुखाड़िया ने 6 निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में कर लिया और गवर्नर हुक्म सिंह को सरकार बनाने का लेटर सौंप दिया। इस तरह एक बार फिर सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने। 1972 के चुनावों में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की, 184 में से 145 सीटें। इस टाइम तक सेंटर में इंदिरा गांधी का दौर शुरू हो चुका था। इंदिरा गांधी को उस टाइम एंटी मोनार्की और एंटी राजपूत माना जाता था। गायत्री देवी से उनकी दुश्मनी जग जाहिर थी। इंदिरा ने अपने वफादार बरकतुल्ला खान को सीएम बनाया। इंदिरा गांधी राजस्थान पर सीधा कंट्रोल चाहती थीं। इसके बाद देश ने इमरजेंसी का काला दौर देखा। जयगढ़ किले में हुई लूट देखी। सूबे की पसंदीदा महारानी को तिहाड़ जेल में देखा। अब बारी थी 1977 के चुनावों की। जनता कांग्रेस से तंग आ चुकी थी। ये दौर बदलाव का था, क्योंकि ये दौर बाबू साहब भैरू सिंह शेखावत का था। जनसंघ अब जनता पार्टी हो चुकी थी। सूबे में सीटें बढ़कर 200 हो गई थी, जिसमें से 152 जनता पार्टी को मिली। जनता पार्टी, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी जैसे दलों को मिलाकर बनी थी और इसका फेस थे राजस्थान में जनसंघ के फाउंडिंग मेंबर, कई बार के विधायक, लीडर ऑफ अपोजिशन बाबूसा भैरू सिंह शेखावत। बाबूसा ने सीएम की कुर्सी संभाली और इसी तरह राजपूत कम्युनिटी को पहला सीएम मिला। ये दौर कल्याण सिंह कालवी का भी था, जो कृषि मंत्री रहे। फिर 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी हुई। इसी वापसी के साथ इंदिरा ने राजस्थान की सरकार को अयोग्य घोषित कर दिया। चुनाव हुए तो कांग्रेस ने 133 सीटों के साथ प्रदेश में वापसी की। बाबूसा को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी, लेकिन ये तो शुरुआत थी। जगन्नाथ पहाड़िया ने थोड़े टाइम के लिए सीएम की कुर्सी संभाली। फिर आए शिवचरण माथुर। माथुर गए तो आए हरदेव जोशी। 1985 में फिर से चुनाव हुए। इस चुनाव में कई प्रोमिनेंट राजपूत फेस सामने आए। कोलायत से जीते देवी सिंह भाटी, खंडेला से जीते महादेव सिंह, जो बाद में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी बने। इसी चुनाव में एक और महारानी की सूबे में एंट्री हुई, वसुंधरा राजे, जो धौलपुर से जीती थीं। कांग्रेस को 113 सीटें मिली और जोशी को सीएम बनाया गया। 1990 के चुनावों में बाबूसा और बीजेपी दोनों ने वापसी की। सीटें मिली 85, जो सरकार बनाने के लिए कम थीं। लिहाजा जनता दल के साथ गठबंधन किया गया और बाबूसा भैरू सिंह शेखावत फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन सवाल था, क्या इस बार भी 5 साल पूरे होंगे? जवाब है नहीं। 1992 तक जैसे तैसे बाबूसा ने सरकार संभाली, लेकिन बाबरी मस्जिद गिरने के बाद पीवी नरसिंह राव ने 4 राज्यों में बीजेपी की सरकारें गिरा दी। इधर बाबूसा को एक बार फिर टेन्योर पूरा करने से पहले ही कुर्सी छोड़नी पड़ी, लेकिन जनता उनके साथ थी। 1993 में जब चुनाव हुए तो बाबूसा फिर से सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए। सीटें मिली 95। इस इलेक्शन में देवी सिंह भाटी और राजेंद्र राठौर भी फिर से जीत कर आए। बाबूसा राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके फैसले कभी जातिवादी नहीं रहे। दिवराला सतीकांड पर उनके स्टैंड से भी राजपूत समाज में नाराजगी थी। और दुर्भाग्य है कि देश में हमने जातिवाद फैला दिया। मैं हूं राजपूत, तो लोग कहेंगे कि राजपूत का वोट भैरू सिंह को पड़ना चाहिए। जाति के हिसाब से सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ा संघर्ष है और देश के लिए घातक है और जातियों के लिए घातक है। इस दौर में कई प्रोमिनेंट राजपूत लीडर्स खड़े हो रहे थे। राजेंद्र राठौर, देवी सिंह भाटी, लोकेंद्र सिंह कालवी। 1998 में बाबूसा के युग का अंत होता है। सरकार कांग्रेस की बनती है और इस बार भी सीएम के नाम पर अटक जाती है। राजनीति के जादूगर की जादूगरी चलती है और सीएम बनते हैं अशोक गहलोत। मदेरणा को स्पीकर की पोस्ट से संतोष करना पड़ा। 2003 के चुनावों में सूबे में महारानी की एंट्री होती है। महारानी आलाकमान से सीएम फेस का टिकट लेकर सूबे में परिवर्तन यात्रा शुरू करती हैं। बीजेपी को 200 में से 120 सीटें मिलती हैं और पहली बार बीजेपी बिना किसी सपोर्ट के सरकार बनाती है। फिर अगले साल सेंटर में बीजेपी की विदाई हो जाती है। इसी के साथ अटल, आडवाणी और जसोल की भी सेंटर से राजनीतिक रिटायरमेंट हो जाती है। सेंटर में मंत्री रहे राजस्थान से आने वाले जसवंत सिंह अब राजस्थान की राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं। यहीं से शुरुआत होती है सूबे की महारानी और जसोल के बीच अदावत की, जो सालों चलने वाली थी। 2008 के चुनावों में गुर्जर आंदोलन की मार झेल रही महारानी की विदाई होती है और अशोक गहलोत फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। महारानी और अशोक गहलोत के बीच कुर्सी की लड़ाई 2023 तक चलती है। 2023 के चुनाव में राजेंद्र राठौर को सीएम फेस के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन वे अपनी पुरानी सीट तारानगर से चुनाव हार जाते हैं। बाबूसा भैरू सिंह शेखावत के बाद कोई भी राजपूत फेस सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया। आखिर क्या कारण रहे कि एक टाइम पर इतना राजनीतिक कंट्रोल होने के बाद भी सिर्फ एक ही राजपूत कम्युनिटी से आने वाला सीएम बन पाया? आइए जानते हैं इसके पीछे के मुख्य कारण। राजस्थान का राजनीतिक इतिहास बताता है कि राजपूत नेताओं के पास सीटें थीं, जनता का प्यार था, राजनीतिक पकड़ थी, लेकिन कभी भी एकमात्र नेतृत्व तैयार नहीं हो पाया। हर चुनाव में राजपूत विधायक बड़ी संख्या में विधानसभा में पहुंचते थे, लेकिन वो अलग अलग पार्टियों में बटे हुए थे। कोई राम राज्य परिषद में था,
कोई स्वतंत्र पार्टी में, कोई जनसंघ में, तो कोई निर्दलीय। 1967 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस समय संयुक्त मोर्चा में सबसे ज्यादा राजपूत विधायक थे। नेतृत्व था डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह के हाथों में। और अगर उस समय गठबंधन की सरकार बन जाती तो शायद इतिहास आज अलग होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक चेहरा तय नहीं हो पाया। हर नेता चाहता था कि सीएम वही बने। नतीजा, मौका हाथ से निकल गया और सत्ता फिर कांग्रेस और सुखाड़िया के पास लौट गई। कहानी सरल है। राजपूतों के पास ताकत तो थी, लेकिन वो एक दिशा में कभी खड़े नहीं हुए। जब 1950 और 60 का दौर शुरू हुआ, तब राजनीति का केंद्र धीरे धीरे बदलने लगा। पहले राजनीति जागीरों, रियासतों और शाही रसूख पर चलती थी, लेकिन फिर वोट बैंक तय करने लगे कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। जाट, गुर्जर, मीणा, ओबीसी और SC/ST समुदाय राजनीतिक रूप से संगठित हुए। उनके नेताओं ने साफ गणित समझा। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संख्या सबसे बड़ा हथियार है। राजपूतों की आबादी जहां सिर्फ 8 से 10% के बीच रही, वहीं कांग्रेस ने OBC प्लस जाट प्लस SC प्लस मुस्लिम वोट बैंक का मजबूत गठजोड़ बना लिया। संख्या ज्यादा थी, इसलिए सरकारों में वही लोग ज्यादा प्रतिनिधित्व पाने लगे। यहाँ राजपूत राजनीति थोड़ी पीछे रह गई, क्योंकि वो भावनाओं, परंपराओं और वैभव की राजनीति करती रही, जबकि बाकी समुदाय संख्या और रणनीति की राजनीति खेल रहे थे। तीसरा कारण, दिल्ली की राजनीति के साथ संघर्ष। ये कारण बाकी दोनों से ज्यादा दिलचस्प है और कड़वा भी। राजस्थान में जो भी मजबूत राजपूत नेता उभरा, उसका राजनीतिक संघर्ष सिर्फ विपक्ष या दूसरी जातियों से नहीं था, बल्कि दिल्ली के हाईकमान से भी था। भैरों सिंह शेखावत हों या बाद में वसुंधरा राजे, दोनों ने एक बात कॉमन की। उन्होंने अपनी राजनीति अपने दम पर खड़ी की, न कि सिर्फ पार्टी की लाइन पर चलकर। लेकिन दिल्ली की राजनीति को हमेशा ऐसे नेता पसंद आते हैं जो हाईकमान के अधीन रहें, न कि वे जो खुद पावर सेंटर बन जाएं। शेखावत को एक बार नहीं, 2 बार सत्ता से हटाया गया। वसुंधरा राजे और जसवंत सिंह के बीच की टकराव, फिर हाईकमान की दखलंदाजी, ये सब बताता है कि जैसे ही कोई स्वतंत्र राजपूत चेहरा उभरता है, सत्ता संरचना उसे संतुलित करने की कोशिश करती है। यानी दिल्ली ने कभी राजस्थान में एक इतना ताकतवर राजपूत चेहरा बनने नहीं दिया जो पावर को चुनौती दे सके। तो क्या भविष्य में राजपूत मुख्यमंत्री बनेगा? संभावना है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होगा। अब राजनीति सिर्फ जातीय शक्ति नहीं, बल्कि गठबंधन, रणनीति और पार्टी स्ट्रक्चर के हिसाब से तय होगी। अगर भविष्य में कोई राजपूत चेहरा मुख्यमंत्री बनता है, तो वो अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि नंबरों, गठबंधनों और हाईकमान की मंजूरी पर बनेगा। क्योंकि अंत में राजनीति एक बात सिखाती है, इतिहास युद्धों से लिखा जाता है, लेकिन लोकतंत्र समीकरणों से। और राजस्थान में समीकरण अब पहले जैसे नहीं रहे। अगर आपको ऐसी डीप, रिसर्च बेस्ड और अनकही राजनीतिक कहानियां पसंद आती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि राजस्थान की राजनीति केवल चुनावों की कहानी नहीं है, ये ईगो की लड़ाई है, जातीय समीकरणों की टक्कर है और सत्ता तक पहुंचने की असली जंग है। तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए, क्योंकि अब आगे जो आने वाला है वो इससे भी ज्यादा मजेदार और शॉकिंग होगा।